Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 21st October 2020. Let's start the session. Our first news is गवर्नमेंट इंक्रीजेस पोल स्पेंडिंग बाय 10%। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, मतलब पोल स्पेंडिंग क्या होता है, एक आदमी जो एमपी के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है या एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो वो कितना पैसा खर्च कर सकता है उस इलेक्शन में, उसको उन्होंने 10% बढ़ा दिया ड्यू टू कोविड की सिचुएशन देखते हुए कि कोविड में सब कुछ महंगा होता जा रहा है, इसलिए 10% बढ़ा दिया है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने बढ़ाया, याद रखिएगा किसने बढ़ाया, लॉ मिनिस्ट्री ने बढ़ाया, 10% इंक्रीज कर दिया गया है। बस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10%। और अगर डायरेक्ट हो सकता है एकदम ही घुस जाए, वो पूछ ले वैल्यू, तो 28 लाख से ये है क्या कहते हैं एमएलए के इलेक्शंस के लिए लेजिस्लेटिव पहले 28 लाख खर्च करने पड़ते थे, अब 30.8 लाख खर्च करेंगे फॉर एमएलए। और अगर एमपी के, एमपी मतलब लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कितना होता है, एमपी मतलब लोकसभा में ही होता है एमपी, तो पहले इसमें होते थे 70 लाख, तो अब 70 लाख से हो गए 77 लाख। तो अगर वो एकदम ही घुस जाएगा तो आपको ये याद होना चाहिए कि एमएलए के इलेक्शन के लिए 30.8 लाख एंड एमपी के इलेक्शन के लिए 77 लाख हो गए। वैसे इतना घुसने वाला है नहीं, यूपीएससी अंदर घुस के सवाल नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कितना स्पेंडिंग अभी हमने बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ा दिया, इससे ये पूछा जा सकता है और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज एफडीआई ब्लूम्स इन कोविड-19 ग्लूम। तो अभी एफडीआई हमारे यहाँ बहुत आने लग गया, पहले अभी इतना नहीं आ रहा था, लेकिन अभी देखा गया लास्ट के 3-4 महीनों में एफडीआई बहुत आया। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में उसको हम बोलते हैं एफडीआई। अगर कोई भी 10% से ज्यादा स्टेक खरीदता है इंडिया में तो वो एफडीआई में आ जाता है, अगर कोई भी 10% से कम लेता है स्टेक्स तो वो एफआईआई में आता है। एफआईआई बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा 10% सीलिंग है, अगर 10% से ज्यादा होगा तो एफडीआई बोला जाएगा, 10% से कम होगा तो एफआईआई बोला जाएगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है ये ध्यान लीजिए। तो एफडीआई ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि एफडीआई में क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, एफडीआई जो होता है लॉन्ग टर्म होता है और इसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। टेक्नोलॉजी, वहां की कोई विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी और यहाँ पे इससे क्या होगा, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी, उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं थ्रू एफडीआई। एफआईआई क्या होता है कि इसमें कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं होता, नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो सिंपल सिंपल पैसा जमा करते हैं। और अगर कोई भी ऐसी खबर आती है जिससे उन्हें डर लगता है कि मतलब पैसा हमारा डूब जाएगा तो रातों रात पैसा निकाल लेते हैं। तो एफआईआई को हम इसीलिए ओवरनाइट मनी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है बहुत डर जाते हैं। अगर मान लीजिए कल यूएसए में कुछ होगा तो जितने भी एफआईआई वाले होंगे वो सोचेंगे इंडिया में हमारा पैसा सेफ नहीं है, वो तुरंत अपना पैसा की रातों रात निकाल लेंगे, तो ओवरनाइट मनी बोलते हैं। एफडीआई वाले लोग जो है वो रातों रात अपना पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल सेटअप कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है, यहाँ के लोगों को जॉब्स दे रखी है, यहाँ के लोगों को जॉब्स दे रखी है, तो वहाँ के भी कुछ लोग यहाँ जॉब कर रहे होंगे, तो ये रातों रात अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो एफडीआई ज्यादा अच्छा होता है, एफआईआई कम अच्छा होता है, बस इतना याद रखिएगा। फिर अभी बस ये याद रखिए कि हमारा एफडीआई इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन। तो अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि हमारा एफडीआई एकदम लॉस में चला गया ड्यूरिंग कोविड, तो नहीं, अभी ये शार्पली इंक्रीज हो रहा है। 60% कॉन्ट्रेक्शन हुआ था लेकिन अभी ये इंक्रीज हो गया, पहले 11.5 बिलियन रह गया था लेकिन अब 35 बिलियन हो गया है। अगर कोई पूछे कि हमारा कभी भी फॉरेन एक्सचेंज 50 बिलियन को टच करके आया है क्या, ये एक सवाल बहुत फेमस है, यूपीएससी में तो फेमस है, आप सीएपीएफ में मेरे को नहीं पता। तो हाँ, ऐसा हुआ था एक बार कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था 50 बिलियन भी टच करके आया, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ नहीं जानना है, एफडीआई एफआईआई मैंने आपको बता ही दिया, तो इसीलिए आज आप घर पे जाके ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जरूर पढ़िएगा। करंट अकाउंट में कौन कौन आता है और कैपिटल अकाउंट में कौन आता है, जो एफडीआई एफआईआई है वो कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं। क्या कहते हैं, ये आज जाके पढ़िएगा आप, ये फॉरेक्स रिजर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन इन एनसीईआरटी 2। सो द नेक्स्ट यूजेस, WIA साइंटिस्ट जो है वो एंशियस अबाउट पोटेंशियल फंडिंग कट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए WIA क्या चीज़ है। तो WIA जो है वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर आती है, अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो WIA क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर आती है। ये जैसे नाम से पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी इसमें R&D रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है वो ये देखती है। तो कितना पैसा गया कितना गया ये हमारे काम का नहीं था, बस यही जानना था। फिर इसमें अभी क्या जो ये न्यूज़ आ रही है, क्यों ये डर क्यों रहे एफआई WIA वाले, क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिव्यू करा, उसकी जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडी है सबका, 18 मिनिस्ट्रीज में जितनी ऑटोनॉमस बॉडी है सबका, तो उसमें उन्होंने बोला गया है कि डिसएंगेज कर दो फ्रॉम 23, मतलब कितनी देखी गई है, 194 टोटल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें से इन्होंने बोला कि 23 को खत्म कर दो। 23 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अब कोई काम नहीं है, तो इन 23 में से एक जो है वो WIA है। तो इसीलिए अब WIA को चिंता हो रही है कि अब हम ये खत्म कर देंगे, तो बस अभी खत्म हुआ नहीं है, ऐसी ये रिव्यू इन्होंने करा है। तो 194 जो थी वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विद इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज।
तो 23 को खत्म करने की बात हो रही है, डिसंगेज करने की बात हो रही है, इसमें से एक WIA है, इसीलिए ये लोग परेशान हो रहे हैं। फिर एक और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोनॉमस रहती है, ये रही सलीम अली सेंटर फॉर ओरियोनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। याद रखिएगा, सलीम अली सेंटर फॉर ओरियोनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, यही है जो वल्चर में देखती है। वल्चर का अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो सलीम अली वाले देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट वल्चर में, जो प्रोजेक्ट हम वल्चर का जितना एनालिसिस करते हैं वो सलीम अली सेंटर फॉर ओरियोनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री वाले करते हैं लोग। तो ये भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इसमें और कुछ नहीं जानना है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये हमारे करंट अफेयर्स हो रहे हैं लॉन्च। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे करंट अफेयर्स आएंगे, तो दोनों के लिए आएंगे, CAPF के लिए और CDS जो अभी होने वाला है हाल फिलहाल में, उसके लिए भी आ रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आपका CDS का एग्जाम क्लोज है तो हम CDS के पहले निकाल देना, CDS के हम 3 नवंबर को निकाल देंगे, और CAPF के हम थोड़े अपडेट करेंगे इतने दिन का, जैसा हो CDS के पेपर से भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल पूछ रहे हैं, उस हिसाब से हम अपडेट करके आपको 20 नवंबर को दे देंगे। तो ये कम से कम हमारे 50 पेजेस के होंगे। पिछली बार भी मतलब 11 में से 6 से 7 डायरेक्ट हिट थे, मतलब डायरेक्ट, और बाकी के 2-3 थे वो इनडायरेक्ट हिट थे। तो ठीक है, अगर 40-50 पन्ने में अगर आपके आधे सवाल भी हो पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि हमने प्री बुकिंग रख दी है। 350 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतना बनाने का चार्ज है, ऐसा नहीं है कि हम खुद बना रहे हैं, किसी से बनवाएंगे ही, हम अपना मटेरियल दे रहे हैं, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसे बनाना है। तो इसके हमारी प्री बुकिंग चार्ज 350 है, तो फिर थोड़े दिन बाद उसकी प्राइसेस 500 हो जाएंगी। तो स्टार्ट आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS पे दोनों हमारे पे ऐप अवेलेबल है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, वैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है दोनों जगह का। फिर ये फ्री है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा बंडल मटेरियल ले रखा है। बंडल मटेरियल था जिसमें हमारा सब कुछ आता था, करीबन 3000 या 4000 रुपीज़ का था, जिसने वो ले रखा है उसके लिए फ्री है, बाकी सबके लिए पेड है। बाकी आप किसी में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे थोड़ा यार, इतने 350 रुपये में तो आजकल एक पिज़्ज़ा नहीं आता है। तो अगर आप देख लीजिए यार, मैं इसमें आप बच्चे अब सोचेंगे पता नहीं क्या क्या सर इतना पैसा ले रहे हैं उतना ले रहे हैं। किसी को भी इंक्वायरी है तो व्हाट्सएप कर सकता है यहाँ पे, और मेरे को ये कुछ पूछना चाहे इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। वैसे कोई आपको इससे करंट अफेयर से कुछ पूछना है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पे, और मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम शिवम_त्यागी_ST फॉर एनी इंक्वायरी एंड चेकिंग योर एसेज एंड आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी दिक्कत हो मेरे को सीधे DM करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो बाय कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेट्स लॉ NGT। तो अभी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो बस यही पूछा जाएगा ये किस नदी के ऊपर बेस्ड है। तो याद रखिएगा, ये जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पे बेस्ड है, और किस जगह पे, मतलब गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम याद रखिएगा प्राणहिता। तो जहाँ प्राणहिता और गोदावरी मिलते हैं वहां पे ये बनाया जा रहा है, जहां गोदावरी और प्राणहिता मिलते हैं वहां ये बनता है। प्राणहिता जो है वो गोदावरी की एक टेरिटरी है, ये और बता देता हूं मैं आपको। तो ये आप याद रखिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, EIC एनवायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड काम बात चल रही है। इसमें ये बोला गया है इन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट को दे दिया जब वहाँ थोड़ा काम शुरू हो गया कि हमने बाद में दे रहे हैं। तो भाई बाद में थोड़ी होता है एनवायरमेंट क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस तो प्रोजेक्ट बनने से पहले दिया जाता है। इन्होंने क्या करा कि पहले आधा थोड़ा सा प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद कह रहे हैं कि अब हम दे देंगे, तो अब तो मतलब समझौता हो गया उस जगह से, अब तो आधा बन गया तो अब तो पूरा बनेगा ही। भली अब अगर एनवायरमेंट की क्लियरेंस भी नहीं मिल रही तो भी पैसा वैसा दे के या फाइन वाइन ठोक के बनवा ही देंगे। तो इसीलिए भी NGT में केस चला गया कि इन्होंने वायलेशन कर दिया कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस करना था वो तो प्रोजेक्ट बनने से पहले आप करो ना, बाद में क्यों कर रहे हो। तो बस इसमें ये इतना अपने एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऊपर बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, वाटर राइजेज इन फ्लडेड लोकली सो डज फियर। अब ये मैंने आपको कल बोला था लैंडफॉर्म्स वाला मैं पढ़ाऊँ कि नहीं, तो बहुत बच्चों के कमेंट्स आए कि हाँ सर पढ़ा दीजिए, तो मैं आप थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे को आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं रोज़ पढ़ा दिया करूँगा। नहीं आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आपके लिए मैं क्या बताऊँ, अभी मैं अपने गाँव आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मतलब ये समझ लीजिए मैं अपना ये राइटिंग पैड लेके आया, किसी और का लैपटॉप लेके बना रहा हूँ, मतलब मैं मिस नहीं करना चाहता था। और अभी ये हो सकता है वीडियो भी अपलोड करने में दिक्कत आए कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, तो मेरे को समझ लिए गाँव के बाहर जाके अपलोड करनी पड़ेगी वीडियो एकदम। तो इतनी दिक्कतों में ये वाली वीडियो बन रही है, लेकिन मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाहता था, तो इसीलिए मेरे को ये बनानी पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो वाटर राइजेज इन फ्लडेड लोकेलिटी सो डज फियर। तो अभी आपको पता है हैदराबाद में जो बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई है, तो ये देखिए घर थे कॉलोनी के अंदर, जब पानी घुसा तो ये कितना सारा मड आ गया, आपको दिख रहा होगा, पूरी गाड़ी इस मड में ढस गई थी। तो ये क्यों हो रहा था, तो इसके लिए लैंड फॉर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट होता है CDS एंड CAPF में डायरेक्ट हिट फ्रॉम लैंड फॉर्म चैप्टर।
तो अभी ये किसका एग्जाम्पल है, तो रनिंग वाटर का एग्जाम्पल है। आपको पता है जो लैंडफॉर्म है बहुत तरीके से बनते हैं, एक तो रनिंग वाटर से बनते हैं, एक हमारे ग्राउंड वाटर से बनते हैं, एक हमारे विंड से भी बनते हैं, वेव से भी बनते हैं, करंट से भी बनते हैं। तो ये किससे हो रहा है, ये रनिंग वाटर के थ्रू से हो रहा है। तो ये पहला हमारा रनिंग वाटर है। तो रनिंग वाटर दो तरीके से होता है, या तो ओवरलैंड फ्लो हो सकता है, लीनियर फ्लो हो सकता है। ओवरलैंड फ्लो क्या होता है, ये हमारी जमीन है, तो जमीन में एक लिमिट तक ही अंदर पानी जा सकता है, क्योंकि हमारी जमीन जो पोरस है, तो थोड़ा पानी तो अंदर चला जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद उस जमीन के अंदर पानी नहीं जा सकता। तो ये सारा पानी जो है वो सरफेस पे ही रहेगा। तो ओवरलैंड फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस, जो लैंड पे पानी होता है उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। तो लीनियर फ्लो क्या होता है, जो स्ट्रीम्स, जो माउंटेन से पानी निकलता है उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्लो। जो माउंटेन है, जैसे दो हमारी माउंटेन है, इनके बीच से जो पानी निकल रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्लो। जो रिवर्स और वैलीज जो निकलती हैं, वैलीज से जो रिवर्स निकलती हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्लो। तो ये दो तरह के फ्लो होते हैं रनिंग वाटर में। फिर ये कैसे मैंने बनाया, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई माउंटेन है, तो यहाँ पे हमारा इरोजन शुरू हुआ, तो यहाँ से जो ऊपर वाली सर्फेस है वो मूव करना शुरू करेगी नीचे। नीचे क्यों मूव करेगी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट को क्या, ग्रेडियंट क्या होता है, ढाल। तो ढाल की वजह से ये जो ऊपर की मिट्टी है, स्टीप ग्रेडियंट मतलब एकदम सीधा ढाल है, तो देखिए मूव करना शुरू करेगी, तो ये नीचे 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 आती रही, तो यहाँ पे आके ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब ऊपर से मिट्टी खिसकेगी तो यहाँ डिपॉजिशन हो गया। फिर तीसरे प्लेस में क्या हुआ, अब यहाँ पे ग्रेडियंट है, मतलब ढाल जो है वो देखिए एकदम खत्म हो गया। अब ढाल इतना बचा नहीं, तो अब ये ढाल जब है नहीं तो पानी जो है मिट्टी को काटेगा कैसे, अब मिट्टी तो कटेगी नहीं नीचे अंडरग्राउंड। तो यहाँ क्या होगा, जब नीचे हमारा ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा तो हमारा जो वाटर कटिंग है वो नहीं होगा, जो डाउनवर्ड कटिंग है, मतलब ऐसे करके जो कटिंग होना था वो नहीं होगा, अब साइडवेज कटिंग होने लगेगा। अभी पानी जो साइड में जाने लगेगा, साइडवेज कटिंग करेगा, क्योंकि डाउन कटिंग तो अब कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, कोई ढाल नहीं है, तो अंदर से तो मिट्टी निकाल नहीं पाएगा, तो अब साइड में मूव करना शुरू करेगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे वेरी लेस स्टीप ग्रेडियंट है, इसलिए डाउनवर्ड कटिंग अब नहीं होगी, लेटरल इरोजन मतलब साइडवेज इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हिली एंड वैलीज चेंज इनटू प्लेन्स। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, वो भी इरोजन के टाइम पे एकदम प्लेन बन जाते हैं। इसका एग्जांपल सबसे बेटर यही आप देख लीजिए, अगर थोड़ा ज्यादा और फ्लड आया हुआ होता तो ये सारी मिट्टी जो है इन सारे घरों को ढक लेती, तो ये कितने बड़े बड़े भी माउंटेन्स की तरह लाइक घर हो, ये सारे प्लेन बन जाते, प्लेन हो जाते, एकदम सीधी मिट्टी इनके ऊपर आ जाती। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, इतनी बाढ़ नहीं आई, लेकिन बाढ़ वाली सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि कितना भी बड़ा पहाड़ हो पूरा प्लेन बन जाता है। तो ये होता है रनिंग वाटर। और थोड़ा और बता देता हूँ इसमें, देखिए ये रनिंग वाटर में इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है रनिंग वाटर की वजह से। फिर ये अच्छा ये भी बता देता हूं यार बहुत कुछ है। रनिंग वाटर में 3 स्टेज होती हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो यूथ स्टेज में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में रनिंग वाटर शुरू होता है, तो देखिए मान के चलिए ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो सीधे पानी बहता है इन अ वी शेप्ड वैली। बस अब याद रखिएगा यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैली बनती है, वी शेप्ड वैली। फिर मैच्योर स्टेज में क्या होता है, मिएंडर्स होते हैं। मिएंडर्स कैसे बनते हैं, अब हमारा ग्रेडियंट तो बचा नहीं, बीच की स्टेज आ गई, तो हमारा इतना ढाल तो है नहीं, तो अब पानी जो है लेटरली मूव करेगा, मैंने आपको बताया था लेटरली मूव करेगा, तो मिएंडर्स बनाने लगता है। मिएंडर्स क्या होता है, ऐसे जिगजैग जिगजैग, तो ये मैच्योर स्टेज में बनाता है। फिर ओल्ड स्टेज में क्या होता है, ओल्ड स्टेज में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी इकट्ठी हो जाती है साइड में, ये देखिए थोड़ा थोड़ा, और रिवर जो है बहुत बड़ी होने लगती है। तो रिवर इनलार्जमेंट किस स्टेज में होता है, तो ओल्ड स्टेज में होता है। तो यूथ स्टेज में क्या होता है, मैच्योर स्टेज में, ओल्ड स्टेज में, 3 स्टेज में रिवर जो है ऊपर से नीचे आ पाती है। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन होता है टूटना, डिपोजिशन होता है इकट्ठा होना। अब इरोजन मतलब टूटना, तो इरोजन जो होता है 4 तरीके से होता है, वैलीज करती हैं, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स करते हैं, इनसाइड ऑन मेंडर्स करते हैं, और रिवर टेरेसेस करते हैं। आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, मैंने समझा भी सकता हूँ, बोलिएगा अगर समझना हो तो मैं इन्हें समझा दूंगा। और जो अभी फ्लड आया है, वो फ्लड जो है वो डिपोजिशन की वजह से आया। तो डिपोजिशन होता है इन 7 चीजों की वजह से, एल्यूवियल फेंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज, पॉइंट बार्स एंड मेंडर्स एंड ब्रेडेड चैनल्स। तो ये 7 चीजें हैं जिनकी वजह से डिपोजिशन होता है। अब इसकी अगर शॉर्ट मतलब अगर आपको मिनोमिक्स समझाऊं कैसे मतलब याद करना है, तो इसकी मिनोमिक्स मैंने जो बनाई है वो है ये वीआईपी टिकट। वीआईपी टिकट हम लेते हैं, किसकी लेते हैं, एमपीएल। जैसे आईपीएल होता है तो एमपीएल आपने पता है मोबाइल प्रीमियर लीग, एमपीएल की लेंगे एफएफडी, एफडी होती है ना, तो एफएफडी याद करना है कि एफएफडी को बेच के। तो ये इसकी मिनोमिक्स है कि हमने वीआईपी टिकट ली एमपीएल की एफडी बेच के। तो ये याद कर सकते हैं, वी से वैली, पॉट होल्स, इनसाइड मेंडर, ये टेरेसेस, ये क्या कहते हैं मेंडर्स, ये पॉइंट बार्स, ये लीवीज, ये फ्लड प्लेन्स, ये डेल्टास, और ये फैंस, और ये बी से एक और रह गया, हाँ ब्रेडेड चैनल्स। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या आपकी जो ट्रिक है उससे याद करिएगा। फिर डिपोजिशन लैंडफॉर्म में थोड़ा पढ़ा देता हूँ ये वाले, ताकि आपको समझ में आए। एल्यूवियल फैंस क्या होते हैं, जैसे हमारी माउंटेन है, तो माउंटेन से अगर नीचे पानी बहुत स्पीड में आ रहा है, तो यहाँ आके मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी नीचे ग्राउंड में,
तो अगर माउंटेन से ऊपर स्टीप स्लोप है तो यहाँ से अगर पानी आएगा तो नीचे तो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, पानी तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा जब ऊपर से नीचे मिट्टी का पानी आता है तो मिट्टी यहाँ इकट्ठी शुरू होने लग जाएगी, लाइक अ कोन। तो एक कोन जो ह्यूमड एरियाज में है वो छोटा कोन होता है, क्योंकि वहाँ स्लोप इतना, मतलब ढाल जो होता है वो इतना नहीं होता। लेकिन सेमी और एरिड रीजन में ये हाई कोन होता है, क्योंकि वहाँ स्टीप स्लोप होता है, मतलब ढाल ज्यादा होता है। तो जहाँ ढाल ज्यादा होगा वहाँ ज्यादा बड़ा कोन बनेगा, जहाँ ढाल कम होगा वहाँ लो कोन बनेगा। तो ये एलुवियल फेंस होते हैं, नाम से पता चल रहा है फेंस। फिर डेल्टास, डेल्टास तो आपको पता है, आपने सुंदरबन डेल्टा पर सुना होगा, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा पर सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी रिवर जो अपनी मट्टी लाती है वो सी में डंप कर देती है, जिसकी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ लिखा है लोड्स कैरी बाय रिवर डंप्ड इनटू सी। ये तो आपने पढ़ा होगा, गोदावरी कृष्णा रिवर सब डेल्टास बनाती हैं, क्योंकि रिवर का जितना मट्टी वट्टी अपने साथ लाएंगे वो सारा सी में, समुद्र में ले जाती हैं। फिर कोर्स मटेरियल, जो मोटा पत्थर होता है, कोर्स मटेरियल होता है, पहले डंप, वो पहले ही रह जाता है। लेकिन जो फाइनर मटेरियल है, जो एकदम पतली मिट्टी होती है, वो ही सी में जा पाती है। कंकड़ पत्थर तो पहले ही वो रुक जाते हैं, फाइन मिट्टी जो है वही सी में जाती है। तो ये होता है सेकंड डेल्टास, इसकी वजह से भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। तीसरा होता है फ्लड प्लेन। जो अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं हैदराबाद वाले केस में वो यही है, फ्लड प्लेन की वजह से। तो फ्लड प्लेन में भी ये फ्लड डिपॉजिट, फ्लड प्लेन जो होता है दो तरीके का होता है, या तो फ्लड डिपॉजिट हो सकता है चैनल डिपॉजिट। तो फ्लड डिपॉजिट क्या होता है, देखिए हमारी कोई रिवर निकल रही है बीच में से और दोनों साइड लैंड है। तो अगर रिवर जो है वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो लैंड पे भी जाने लगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे फ्लड डिपॉजिट इकट्ठे होते हैं। और अगर चैनल डिपॉजिट क्या होता है कि रिवर नहीं जा रही है, जो लैंड है उसी की मिट्टी खिसक खिसक के रिवर्स के अंदर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं चैनल डिपॉजिट। तो अभी सिचुएशन क्या है, हमारी जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो चुकी है, तो जिसकी वजह से फ्लड डिपॉजिट हो रहा है, जो रिवर की मिट्टी है वो लैंड्स पे जा रही है। तो अभी हमारा जो एग्जाम्पल है हैदराबाद, अगर हम सटीक एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि कौन सा लैंड फॉर्म है, तो इट्स अ फ्लड डिपॉजिट या फ्लड प्लेन बोल सकते हैं, फ्लड डिपॉजिट और फ्लड प्लेन। चौथा होता है नेचुरल लीवीज। अब देखिए हमारी कोई अगर रिवर ऐसे ऐसे यहाँ से भी कुछ रिवर फ्लो कर रही थी, तो थोड़े टाइम तक तो ये मिट्टी जाती रहे, मतलब पानी जाता रहेगा अंदर। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टीप ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो जाएगा, या रिज बोलेंगे, रिज बोल सकते हैं या ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, इसके बाद ये जो पानी है ये ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ और मिट्टी इकट्ठी होने लगेगी, तो इसकी वजह से ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का स्वरूप ले लेगा। तो इसको बोलते हैं नेचुरल लीवीज। तो बस यही याद करना है। तो ये मैंने 4-5 तरीके का आपको पढ़ाया। अगर आज आपको समझ में आए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बाकी की ऐसे ही धीरे धीरे कवर कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो मैं कवर नहीं करूंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज 31st नॉमिनी इन फर्स्ट फेज ऑफ क्रिमिनल केस। ये आप अपने एसे में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल, आज का एसे यही है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, ये एसे है आज आपका। तो जो भी बच्चा लिखे वो मेरे को भेज सकता है शिवम _ त्यागी _ पे। तो यहाँ मेरे को भेजे शिवम _ त्यागी TYAGI _ पर भेजे मेरे को क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स। इसके आप स्टार्टिंग में या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जो अभी बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 31% जितने लोग हैं उन पे सब पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। ADR की रिपोर्ट है। ADR क्या होता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी रिपोर्ट आती है। इसमें ये बोला गया 31st जो 31% लोग हैं ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल चार्ज हैं। ऐसी जो लोकसभा में तो अप्रॉक्स 49% ऐसे लोग हैं जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, कहीं पे भी आप रेडीमेड डाटा है आप यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्लूइड टेस्टिंग टू बी अवेलेबल। फ्लूइड टेस्टिंग क्या होती है, फ्लूइड टेस्टिंग जो है कोरोना टेस्टिंग के लिए अब यूज होगी। याद रखिएगा, फ्लूइड टेस्टिंग कोई पूछ ले तो क्या है, ये कोरोना को टेस्ट करने के लिए यूज होगी। ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, तो CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, जीन एडिटिंग टूल है। इसी को ही इस साल जो हमारा नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री में है वो इसी टेक्निक को मिला है। ये और याद रखेगा, नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का है वो CRISPR-Cas9 को मिला है। जो फेलुदा टेस्टिंग है ये CRISPR-Cas9 का ही यूज करके टेस्टिंग करेगी, बहुत एक्यूरेट है। और इस बार का नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का CRISPR-Cas9 को ही मिला है। तो बस इसमें यही याद रखना और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट न्यूज इज फेलूदा करके लिखा, आप फालूदा करके याद कर लीजिएगा तो याद रहेगी। फालूदा खाने की चीज होती है ना, मीठा मीठा, तो फालूदा टेस्टिंग किसके लिए, कोरोना के लिए। सो द नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू गिव डिटेल्स ऑफ CIC एप्लीकेंट्स। तो ये मेरे को इस सरकार की थोड़ी गलत वो लगती है पॉलिसीज कि आप देखिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इन्हें छुपाने में क्या मजा आता है, जो भी है गलत है सही है तो आप अपनी पब्लिक के सामने रखो। अभी आपने देखा होगा बहुत सारा डेटा है कि हाउसिंग डेटा और जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वो पब्लिश ही नहीं हुआ है अभी तक, आपने देखा होगा। ये सरकार मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये तो गलत बात है। मतलब आप छुपा रहे हो, आप कोई नया रूल निकाल लाते हैं कि यार इस रूल के तहत हम आपको नहीं बताएंगे, तो ये गलत बात है। अब नीचे आप कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा सर आप बुराई कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो राइट टू डिसेंट हमारा अधिकार है, डेमोक्रेसी है भाई। तो
अभी क्या हुआ था कि अभी आपको पता है कि आरटीआई रिक्वेस्ट डाली गई थी सीआईसी के लिए। सीआईसी में आपको पहले बता चुका हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो अभी कितनी पोस्ट खाली हैं चीफ इंफॉर्मेशन की, कमिश्नर्स की बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। तो ये पूछा गया था कि आप इन पोस्ट को भर क्यों नहीं रहे। 139 एप्लीकेशंस गई हैज रिसीव, ताकि ये पूछने के लिए कि इतने दिनों से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट खाली है, करीबन 2 महीने से, आप उसे भर क्यों नहीं रहे हो। तो जो डिपार्टमेंट डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इनको पूछा गया था। तो इन्होंने आरटीआई का जवाब देने से कर दिया मना। इन्होंने बोला कि हमारा कोई ये सेक्शन है 81J फॉर आरटीआई एक्ट 2005 का, इसमें बोला गया है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर प्राइवेसी अनलेस द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। मतलब अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ना हो तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो इन्होंने आरटीआई का एक नया रूल लिया है। मैंने बोला यार भाई इतने सारे रूल हैं, अगर आपको मना करना है ना तो आप कोई भी रूल निकाल के मना कर दोगे। अगर आपको ध्यान होगा जो पीएम केयर्स फंड है वो एक एनजीओ फंड था, समझ में आ गई, लेकिन उसके लिए भी आरटीआई बहुत ज्यादा जा रही थी। अरे आपको डर किस बात का है? अगर आपकी एनजीओ भी है, कुछ भी है, अगर आप फेयर काम कर रहे हो एकदम, तो आप आरटीआई का जवाब दे दो। यहाँ पे क्या है, कुछ गलत तो सवाल मेरे को नहीं लगा कि इन्होंने पूछा कि इतने दिनों से वैकेंट है तो आप उसे भर क्यों नहीं रहे हो। तो इसका इन्होंने कोई नया रूल लाया और मना कर दी। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, पर मेरे को पता लगा कि ऐसा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईसी किसके अंडर आता है? तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर आता है। इसमें एक चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और 3 अदर लोग होते हैं। पीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, और कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये सब मिलकर इनको अपॉइंट करते हैं। ये जो मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होने चाहिए, किसी भी लेजिस्लेटिव या एमएलए एमपी वेमपी कुछ नहीं होना चाहिए। जो 11 मेंबर है, फिर ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। पहले इनका जो होता था 5 साल या 65 साल होता था, लेकिन आरटीआई में अमेंडमेंट हो गया 2019 में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो होगा। अब इनका ये कोई टेन्योर नहीं बचा है। अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर बोलेगा वैसा ये लोग अपॉइंट करे जाएंगे उतने ही साल के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिमूव कर सकता है, इनके पास पावर होती है सेम जैसी सिविल कोर्ट की पावर होती है। ये सुओ मोटो केस ले सकते हैं, और इनकी सैलरी अलाउंसेस, देखिए बंद हो गया भाई यार, पेन पहले बंद हो जाएगा मेरा, सॉरी। तो इनके पास जो पावर होगी सैलरी अलाउंसेस, वो डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इनका टेन्योर भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इनकी सैलरी कितनी जाएगी, अलाउंसेस कितना मिलेगा, सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट सब डिसाइड करेगी और कुछ बताएगी भी नहीं। ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि भाई इतने दिन से मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का ही पद खाली पड़े हैं, बताइए क्या बोले। फिर ये दोबारा जो ये है होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये भी आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। इसमें भी 11 मेंबर होते हैं। इसको सीएम मतलब स्टेट लेवल पे काम करेगा। बस इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसको गवर्नर अपॉइंट करता है, गवर्नर ही रिमूव करता है। लेकिन बाकी के आपने जैसे पढ़े होंगे, जैसे एसएचआरसी है, तो इसको एसएचआरसी क्या होता है? स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर। तो इसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कोई भी आपने पढ़ा हो, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट भी गवर्नर करता है एंड रिमूव भी गवर्नर करता है। तो ये एक्सेप्शन है, प्लीज रिमेंबर इट। इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाइब्रिड मॉडल ऑफ स्मार्ट फेंसिंग। तो अब हाइब्रिड मॉडल क्या होता है कि मतलब आप सेंसर्स का यूज करेंगे, बहुत सारी नई नई टेक्निक का यूज करेंगे, स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। कहाँ पे करने वाले हैं? अभी हम एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेंगे। तो इसके लिए अभी ये नया हाइब्रिड मेटल पास हो गया। ये जो टेक्निक है ऑलरेडी हम बांग्लादेश बॉर्डर पे हम कर चुके हैं डिप्लॉय। बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश पे हमने बहुत जगह ये डिप्लॉय ऑलरेडी कर सकती है। क्या चीज है? टेक्निक का नाम लिडार। लिडार क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स। तो ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंटर कोई पूछ ले इसका यूज क्या है, तो स्मार्ट फेंसिंग में इसका यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है लिडार से। कभी कभी इसकी एक एग्जाम में तो मैंने देखा है कि लिडार, शायद सीएपीएफ में ही मैंने देखा कि लिडार की शायद फुल फॉर्म पूछी थी, ये यूज पूछा था। तो याद रखिएगा लिडार की फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स। इनमें इंफ्रारेड विंफ्रारेड सब होता है। तो ये स्मार्ट फेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो अभी हम एलओसी पे लगाने वाले हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मतलब अपने घर पे, मतलब गाँव समझ लीजिए, वहाँ पे आके भी मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, जबकि मतलब यहाँ में किसी और काम से आया था। सो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इस लेक्चर को एक शेयर एक लाइक तो दे सकते हैं यार। और जो मैंने आज पढ़ाया लैंड फॉर्म, तो आप देख के मेरे को बताइएगा वो पसंद आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपको पसंद आएगा तो मैं और ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स डालता रहूँगा अगर आपको पसंद आएगा। तो जिनको पसंद आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिनको पसंद नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में ना लिखें। तो अगर मैं समझ जाऊँगा, अगर मेरी वीडियो पेज पे करीबन कितना मान के चलें 300 लाइक्स हो जाती हैं, तो मैं ये डालने लगूंगा 300 लाइक्स, नॉट मोर देन 300 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो यह टारगेट है। सो टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए। और हमारा करंट अफेयर्स की मैगजीन आ रही है, जिनको भी पूरी बुकिंग करनी है वो कर सकते हैं।
मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके डायरेक्ट आधे से ज़्यादा सवाल उससे डायरेक्ट हिट करेंगे। मुश्किल से 50 पेजेस का है वो, तो यार 350 रुपये में मिल रहा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, तो यू कैन बाय इट। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।